एवरीवन, दिस इज ममता सावरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस किसे कहते हैं? सबसे पहला सवाल, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो जैसे कि हमने आपको पिछली क्लासेस में भी समझाया था कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कब बनते हैं? जब आप सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड को हम सब्सटेंस कहते हैं। जब एलिमेंट कंपाउंड या फिर एलिमेंट कंपाउंड को मिक्स किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिक्सचर। एंड सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। ये आपको ध्यान रखना है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पे कोलाइड्स को भी होमोजीनियस मिक्सचर लिखा हुआ है, लेकिन कोलाइड्स होमोजीनियस मिक्सचर्स नहीं होते हैं, कोलाइड्स होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, लेकिन कोलाइड्स होमोजीनियस मिक्सचर्स नहीं होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशंस के बारे में हो गया। अब बात करते हैं हम कि ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपके होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशंस और सॉलिड सॉल्यूशंस। और हमारे जो चैप्टर में जो पूरा फोकस रहेगा वो लिक्विड सॉल्यूशंस पे रहेगा। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला कंटेंट है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सॉल्यूशंस हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिया हुआ है। तो इसमें कई बार कभी कभी वो लोग बोर्ड में एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, तो ये तीनों जो आपके सॉल्यूशन हैं ये आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हैं। एंड लिक्विड सॉल्यूशंस आर वेरी कॉमन। चैप्टर में भी हम यही पढ़ने वाले हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस में जो ज़्यादातर सॉल्यूशंस की हम स्टडी करते हैं उनमें वाटर सॉल्वेंट होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं वो जनरली कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है या बेंजीन होता है या क्लोरोफॉर्म होता है। तो ये तो आपके हो गए लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत आसान है, अपने मन से भी बना सकते हैं। ये देखिए, लिक्विड इन लिक्विड, गैसोलीन इथेनॉल, सी वाटर, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, शुगर इन वाटर। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशंस की। तो उसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा वो होगा सॉलिड। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? सॉलिड सॉल्यूशंस हैं। अब सॉलिड में सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके अलॉयज। ठीक है, जैसे स्टील आपका अलॉय है, ब्रॉन्ज अलॉय है, ब्रास अलॉय है। लिक्विड इन सॉलिड, तो इसमें आपका जो मरकरी होता है, अमलगम्स किसको कहते हैं? जब एक मेटल, अमलगम्स हम कहते हैं। ये देखिए, अमलगम्स होते हैं जब आपका एक मेटल हो मरकरी, और मरकरी कैसे फॉर्म में होता है? लिक्विड। इसके साथ मान लीजिए आपने सोडियम ऐड कर दिया तो ये कहलाएगा आपका सोडियम अमलगम। अगर आपने मरकरी के साथ जिंक को ऐड कर दिया तो वो आपका कहलाएगा जिंक अमलगम्स। तो ये किस तरीके के एग्जाम्पल है आपके? अमलगम्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड is solute and liquid is your solute and your solvent is solid। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैस सॉलिड में। तो आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो पढ़ा ही है। तो यहाँ पे जो गैस है आपकी वो हाइड्रोजन गैस है, दैट इज इन पैलेडियम। ये निकल भी हो सकता है मेटल, है ना, तो प्लेटिनम भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो मेटल सरफेस पे जब वो हाइड्रोजन गैस जब अक्यूमुलेट होती है और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल हैं आपके वो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशंस के हैं। अब हम गैसियस सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो ये आपके गैसियस सॉल्यूशंस हैं जिनमें आपका जो सॉल्वेंट है वो गैस है। तो इसके एग्जाम्पल्स भी काफ़ी कॉमन हैं, जैसे कि सॉलिड कौन सा होगा जो किसी गैस में डिसॉल्व किया जा सकता है? जैसे आयोडीन इन एयर। तो आयोडीन के आप वॉयलेट कलर की वेपर्स देख सकते हैं। लिक्विड इन गैस, जैसे कि क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और गैस इन गैस, तो आप जानते हैं कि हमारा जो एयर है, एयर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एयर इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, ये क्या होती है? जैसे कि आप देखेंगे कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। जैसे कि पानी में आपने चीनी को घोला तो चीनी का जो घुलने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन से आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप जब वाटर में शुगर को, जैसे सपोज कीजिए, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो एक सिचुएशन के बाद शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। और जब शुगर मैक्सिमम अमाउंट में जब डिसॉल्व हो चुकी होती है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। कुछ सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है और कुछ में घट जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना। और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है फिर भी अगर आप सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वो सेपरेट आउट होने लगता है मिक्सचर में से सॉल्यूशन आपके मिक्सचर ही होते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक जनरल सी प्रोसेस है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे की रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये बहुत जनरल चीज़ें हैं और ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन किया, मतलब सॉल्युबिलिटी टर्म्स कब यूज़ की जाती है, जब आपका सॉल्यूशन कैसा हो, सैचुरेटेड। सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड होना चाहिए और यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी मेंशन करना पड़ता है। तो जब आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तो गिवन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन के गिवन अमाउंट में, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी टर्म इज यूज्ड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। और अगर आप इसकी यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की मोल पर लीटर में लेते हैं तो आप जानते हैं इसे हम मोलैरिटी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो आयोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो वाटर में आसानी से डिजॉल्व होते हैं और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर जैसे कि आपका बेंजीन हो गया उसमें डिजॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप देखिए लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो यहाँ पे जैसे NaCl को अगर आप डिजॉल्व करते हो वाटर में तो स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ, जैसे Na पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये आयन डाइपोल यहाँ पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइक पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, इट इज बिकॉज इन दीज सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस आर ऑल ऑफ सिमिलर मैग्नीट्यूड, इसीलिए ये लाइक डिजॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम, तो ये इन्होंने इसी को ही डिटेल में बताया है जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो किस तरह से डिजोल्व होता है। फिर यहाँ पे इन्होंने पूछा है द टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो आप जानते ही मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लाइक यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, मतलब कोलेस्ट्रॉल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। देखिए शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर, द डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर। तो इस तरीके से पहली चीज़ हमने पढ़ ली कि किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। दूसरी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे बस आप ये ली शैटेलियर के प्रिंसिपल को याद रखिए, मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता देती हूँ कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और जो बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं इनमें टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी लेकिन यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। बस आपको टेम्परेचर के इफेक्ट को इसी तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑन द अदर हैंड लाइक सब्सटेंसेस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं कि देखो ये ली शैटेलियर प्रिंसिपल जो मैंने आपको डिस्कस किया था उसके बारे में उन्होंने बात की, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर आपको घटाना होगा। हेबर्स प्रोसेस जो होती है ना आपकी N2, हेबर्स प्रोसेस आपकी N2 + 3H2 2NH3, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है N2 + 3H2
टू NH3 का बनना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर कम रखना होता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने लिया है। व्हेन द सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर बाय एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन by exothermic process its solubility decreases with an increase of temperature, ठीक है। ये सब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। the substances such as calcium chloride, lithium sulfate dissolved in water releasing heat, तो ये क्या है आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो कंपाउंड ऐसे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, अगर कहीं आपसे MCQ में मेंशन कर दिया जाए, और ये वाले कंपाउंड, ये इनका जो वाटर में डिसोल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम आगे की बात करते हैं। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट डिजोल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी, आप टेम्परेचर कम कर दीजिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये एक ग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, इस ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, इसको ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं। इन्होंने लिखा है जैसे यहाँ पे कि कैल्शियम क्लोराइड का वाटर में डिजोल्व होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अमोनियम नाइट्रेट का एंडोथर्मिक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये देखिए KNO3 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, NaNO3 की भी इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अमोनियम नाइट्रेट का इन्होंने मेंशन किया है, तो अमोनियम नाइट्रेट तो इस ग्राफ में कहीं इन्होंने दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की टेम्परेचर इंक्रीज होने से, यहाँ देखो इन्होंने लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ KNO3, NaNO3 एंड KBr इंक्रीजेज एप्रिशियली विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। और जो सोडियम सल्फेट है वो ग्राफ में इन्होंने दिया नहीं, सोडियम सल्फेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब सोडियम सल्फेट का डिजोल्व होना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और KNO3, NaNO3 इनका डिजोल्व होना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl, KCl चेंजेस स्लाइटली विद टेम्परेचर, तो इन पे टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, इससे आप पता लगा सकते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये कैसा है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये वाला है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जब हम सॉल्युबिलिटी पे डिस्कस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर की बात करते हैं, तो ये आपका हेनरीज लॉ यहाँ पे आ जाता है, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो देखिए प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एज दे आर इनकम्प्रेसिबल। इसलिए हम जो प्रेशर का इफेक्ट जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं गैसेज इन लिक्विड इन सॉल्यूशंस के लिए, सिर्फ इन्हीं के लिए हम प्रेशर के इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक होती है, जब इसका हम ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर निकल के आती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो प्रेशर होता है वो हाई होता है और सराउंडिंग प्रेशर जो होता है वो लो होता है। और आप जानते हैं हमेशा कोई चीज़ हाई प्रेशर टू लो, गैसेस जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। इसलिए जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलोगे गैस निकल के कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व होती है वो बाहर आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक का अगर हम देखें तो ये तो प्रेशर की बात करें, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक हम ठंडी क्यों पीते हैं, क्योंकि ठंडे में टेम्परेचर लो होता है और लो टेम्परेचर पे जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हेनरीज लॉ को हम डिस्कस करते हैं। हेनरी लॉ को देखिए, इसका पहले मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें। हेनरी लॉ क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन जो गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है उसके ऊपर, ये मान लीजिए आप गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है तो इसके ऊपर जो प्रेशर है उस पर आपकी जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे मोल पर लीटर में लेते हैं, जो कि क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हैं कि प्रेशर हाई होता है, इसलिए जो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ज़्यादा डिजोल्व होती है, और जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो उसका प्रेशर कम हो जाता है तो गैस निकल के बाहर आ जाती है। सो एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन मोल पर लीटर, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन बार। ये आपको ध्यान रखनी है, इसकी यूनिट ये बार में ली गई है और ये मोल पर लीटर में लिया गया है। और के एच इज़ वॉट, इट इज़ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो हर एक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। के एच इज़ द फंक्शन ऑफ गैस। तो अगर आप प्रेशर 1 ले लेते हैं तो के एच इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी, तो के एच को यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। के एच इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, ये देखिए के एच इज इक्वल टू एस। के एच इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड व्हेन इट्स प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज 1 बार। तो ये हेनरी लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल ये आया नहीं था, मतलब 2022 और 23 में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आया है, तो इस साल इसके आने की चांसेस हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ें समझिए, जैसे कि बिफोर सीलिंग द बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इट्स प्रेशराइज्ड विद अ मिक्सचर ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, बिकॉज at high partial pressure CO2 its amount dissolved in soft drink is higher, इसलिए कोल्ड ड्रिंक ठंडी रखी जाती है और उनके अंदर प्रेशर हाई होता है। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, लाइक NH3 एंड CO2 डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो गैसेज हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये हाईली डिसोशिएट इस तरह से हो जाती है। इसलिए इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है इन गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी पे हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होता है। देयर सॉल्युबिलिटी इज हाई एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। डू यू नो O2 हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जिसको हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, एंड हाउएवर इट्स सॉल्युबिलिटी इज इन ब्लड इज एक्सीडिंगली हाई। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेती है, इसलिए जो ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.1, ये आपकी इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25, देखो यहाँ पे टेम्परेचर भी इन्होंने मेंशन किया है, इज 1 बार एंड 1 बार, मतलब ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। इस पे जो सॉल्युबिलिटी दी है इन्होंने ये दी है मोल पर लीटर में, मतलब ये मोलैरिटी है। इन्होंने कहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट आप डिटरमाइन कीजिए, मतलब KH की वैल्यू निकालनी है। और इन्होंने पूछा है कि मोलैरिटी ऑफ N2 गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एटमॉस्फेयर इज 0.75 बार। तो यहाँ पे देखिए, आप पहले KH की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर फर्स्ट कंडीशन में 25 है और सेकंड कंडीशन में भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। KH की वैल्यू टेम्परेचर से वेरी करती है। नाइट्रोजन गैस के लिए अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो मोलैरिटी उसकी कुछ भी हो, सॉल्युबिलिटी कुछ भी हो, KH की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है इसमें पहले हम KH की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये सॉल्युबिलिटी है और ये प्रेशर है, तो इससे आपकी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि सेम नाइट्रोजन गैस की बात आ रही है तो यहाँ सेकंड स्टेप में जो KH की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप से निकाली थी इसको हम इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे हम ये 0.75 बार अप्लाई कर देते हैं, और KH की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की थी, तो KH और P की वैल्यू के इम्प्लीमेंट करके हम यहाँ पे इस गैस की सॉल्युबिलिटी को सेकंड कंडीशन में निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में तो क्या था, प्रेशर 1 बार था। सेकंड कंडीशन में जो प्रेशर था वो 0.75 बार हो गया, तो प्रेशर देखिए कम हो गया। तो देखिए प्रेशर कम होते ही सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। जब प्रेशर 1 बार था तो देखिए सॉल्युबिलिटी थी 6.85 इंटू 10⁻⁴, और जब प्रेशर आपका 0.75 बार हो जाता है तो आपकी देखिए सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। तो न्यूमेरिकल्स की जो वैल्यूज़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रिंसिपल है उसको भी जस्टिफाई करती है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका हेनरी लॉज तक का ये चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की
टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन में दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज, देखो 0.15 मोल पर लीटर पर आवर, और देखिए साथ में टेम्परेचर भी मेंशन किया है। तो इसका मतलब KH की वैल्यू इन्होंने हमें दे दी है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, मतलब KH हम यहाँ पे लगा सकते हैं सेम वैल्यू एट प्रेशर ऑफ 130 mmHg। अब यहाँ पे जो प्रेशर है उसको इन्होंने mmHg में दिया है, आपको बार में नहीं दिया है। तो बस यहाँ पे एक ट्विस्ट यही है कि आपको जो प्रेशर की वैल्यू है उसको बार में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 130 mmHg जो है इसको 1/760 mmHg से डिवाइड करना है। ठीक है, तो उससे आपकी ये जो वैल्यू आएगी वो 0.173 बार आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहले तो ये ATM में आएगी। ठीक है, जब आप 130 mmHg को 760 mmHg से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, पहले तो आएगी ATM में। ठीक है, क्योंकि जो 760 mmHg होता है दैट इज इक्वल टू 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिर आपको बार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो आपकी प्रेशर की वैल्यू आई है उसको बार में कन्वर्ट करने के लिए आप 1.013 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू बार में आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए सॉल्युबिलिटी को फिर आप बात बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू P। तो KH की वैल्यू आपको गिवन है, P की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी बार में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।